स्वागत है आपका एम के न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ मोहम्मद यासीन नईकुड़ी। जिस तरह से हमारे यहाँ पर बैठे तमाम लीडर्स ने अपनी जानिब से कई अहम बातें आप लोगों के सामने बताई कांग्रेस पार्टी का एक दोहरा चरित्र को लेकर, तो मेरी जानिब से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इन दिनों जिस कदर कर्नाटका रियासत के अंदर एक कांग्रेस पार्टी का एक डबल रूलिंग चल रहा है, तो इसमें देख सकते हैं जैसा ही दावणगेरे इलेक्शन अनाउंस हुआ, बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ, उसके फौरन बाद मुसलमान कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया। वो बहुत बड़ा गुनाह क्या है बोले तो सियासी हक मांगकर। वो सियासी हक मांगना मुसलमानों के लिए शायद आज इतना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि पूरे कर्नाटक रियासत में आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी के कंप्लीट लीडरशिप को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश हाईकमांड की जानिब से चलती हुई नजर आ रही है। यही दावणगेरे के अंदर जब कैंडिडेट के फादर मल्लिकार्जुन शामनूर ने इलेक्शन से 2 दिन पहले सीटी रवि के साथ, जो कि बीजेपी लीडर सीटी रवि के साथ बैठकर मीटिंग किया, कभी कांग्रेस वालों ने या फिर कांग्रेस हाईकमांड ने इन पर शोकाज नोटिस नहीं इशू किया या फिर किसी किस्म का नोटिस नहीं इशू किया या फिर किसी किस्म की इनसे सफाई नहीं मांगी, ना तो एक्शन लिया गया। इससे पहले इनके वालिद साहब ने इससे बढ़ चढ़कर अपने रूलिंग एमएलए होते हुए भी शिवमोगा के अंदर बैठकर येडियुरप्पा के बेटे के लिए बीजेपी पार्टी के लिए इन्होंने वोट मांगा। उस पर भी कांग्रेस ने किसी किस्म का एक्शन लेते हुए नजर नहीं आए। जब इलेक्शन होने के बाद में ग्राउंड रिपोर्ट जब आपको पता चल रही है कि यहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट गारंटी डिफीट होने वाला है, गारंटी जब हारने वाला है, तो आपके जमीन पैरों तले से जमीन निकल गई और आप उसका सारा ब्लेम जाकर कांग्रेस लीडर पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जमीर अहमद खान पर आप ब्लेम कर रहे हैं कि जमीर अहमद खान वहां पर आकर प्रचार नहीं किए। ये नालायक कैंडिडेट का जो वालिद नालायक एमएलए मल्लिकार्जुन खुलेआम प्रेस में बोलता है कि ಅವನು ಯಾರು ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರವ, और उसके बाद में जब कैंपेनिंग चलती है तो उसके दौरान जो है ये बात बताई जाती है कि बंदरू अष्टे बर्लिकंद्रू ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು। जब इन्हें सरेआम लोगों के बीच में खड़े होकर एक बीजेड जमीर अहमद खान, जो कि मुसलमान कर्नाटक के अंदर अपना उन्हें एक बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, ऐसे लीडर की बेइज्जती कर रहा है, तो भी कांग्रेस लीडर उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि आकर वहां पर कैंपेन करो, या फिर कैंपेन नहीं करने के बाद सवाल उठा रहे हैं कि कैंपेन क्यों नहीं किया। और वहां पर लोकल एमएलसी जब्बार अहमद साहब, वहां पर लोकल एमएलसी माइनॉरिटीज अध्यक्ष, उनको जाकर एक बार भी ये फैमिली टच नहीं करती और उन्हें अपने प्रचार में नहीं। आपके पर्सनल डिस्प्यूट्स अलग होंगे, कांग्रेस पार्टी अलग चीज है। पर्सनल डिस्प्यूट्स आपके पार्टी में या फिर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। ये हाईकमांड को भी समझना और वहां पे कैंडिडेट को भी समझना है, फिर कैंडिडेट की फैमिली को भी समझना है। आपके पर्सनल डिस्प्यूट्स को किनारे रखते हुए आपने कभी जब्बार साहब को इन्वाइट नहीं किया, और इन्वाइट नहीं किया तो आप उन पर ब्लेम लगा रहे हैं कि जब्बार साहब ने कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगे बोलकर। तमाम गलतियां आप करके ब्लेम लगा रहे हैं मुस्लिम लीडर्स पर। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इतनी बेगैरती, इतनी बेइज्जती मुस्लिम लीडर्स में आपको करना जरूरी है कि जो शख्स जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, जिस फैमिली से, वो शख्स खुद बोल रहा है कि नहीं आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो क्या वहां जाना जरूरी है? आप शोकॉज नोटिस मल्लिकार्जुन को देना चाहिए था। आप नोटिस मल्लिकार्जुन को देना चाहिए था कि तूने इलेक्शन के दौरान पार्टी को डैमेज करने वाले इतने बड़े जुमले कैसे इस्तेमाल किए बोलकर। एक मुस्लिम लीडर जो कि वहां पर एक बहुत बड़ा रुसूख दावणगेरे में रखता है, ऐसी शख्सियत को तुमने आसानी से नकारने की कोशिश की जा रही है, तो ये क्या मतलब है आपका? और इलेक्शन के बाद आप उनके सर पर अपने हार का भांडा फोड़ रहे हैं, आपने जब्बार अहमद खान साहब पर एक्शन लिया और उनके साथ साथ नासिर साहब पर भी आपने एक्शन लिया, और उनके साथ एक लेडी, क्या नाम उनका, आफरीन मैडम पर भी आपने एक्शन लिया। क्या इनमें से कभी किसी को आपने शोकॉज नोटिस भेजी? क्या सफाई मांगी कि जो भी गलतियां हमारे सामने नजर आ रही हैं इसकी वजह क्या है? आपने सफाई मांगी? नहीं मांगी। आपकी चमचागिरी करने वाले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्लिम लीडरों पर डायरेक्ट इल्जाम लगाया। रिजवान अरशद के साथ बैठे वो सलीम अहमद डायरेक्टली मुस्लिम लीडरों पर इल्जाम लगाया कि मुस्लिम लीडरों की कुछ लापरवाही की वजह से आज दावणगेरा में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। जब तुम्हें यह बात पता थी तो क्यों मल्लिकार्जुन की जानिब से उन्हें नहीं बुलाया गया? क्यों मल्लिकार्जुन की जानिब से उन्हें नहीं जो है रिक्वेस्ट किया गया?
क्यों उन्हें कैंपेन के लिए तैयार नहीं किया गया? अगर नहीं आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कहने वाले लोग, दूसरे दिन तुम नचन या तुम तवायफ लोग बैठकर, मुस्लिम लोगों पर बैठकर इल्जाम लगा रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? और ये रिजवान अरशद बड़े मंच पर मुस्लिमों के साथ जज्बाती खेल खेलते हुए कहता है कि हम कांग्रेस पार्टी फलस्तीन के साथ है। अरे बेशरम शख्सियत, मेरी बात को कान खोलकर सुन, मैं जीता जागता सबूत हूं। जब तुमने इसी कांग्रेस के हुकूमत के दौरान जब मैंने फलस्तीन जिंदाबाद वाला नारा लगाया तो मुझ पर केस बुक हुआ। ये कौन सा फलस्तीन का तुम सपोर्ट कर रहे हो? मुसलमानों के साथ जज्बाती खेल खेल रहे हो तुम। आए दिन कर्नाटका के अंदर एक अजीज शेठ, जो कि उस वक्त में एक सीएम के कद की बराबरी रखने वाली शख्सियत की तुमने राजकीय को खत्म किया। उसके बाद तुमने जाफर शरीफ साहब की राजकीय को खत्म किया। उसके बाद तुमने इकबाल अंसारी साहब की राजकीय को खत्म किया। उसके बाद तुमने रोशन बेग साहब, ऐसे कई नाम गिना सकता हूं जिसके जो मुसलमान जो डेवलप हो रहा था लीडर, उसके राजकीय को खत्म करने की कोशिश की। इवन हमारे बीजापुर में भी ये किस्सा हुआ कि यहां पर रूलिंग एमएलए, सोचने और समझने वाली बात है। आप जब दावनगिरी की बात आती है तो आप कहते हैं कि रूलिंग एमएलए को हटाया नहीं जा सकता। डबल गेम देखिए आपका। वहां से रूलिंग एमएलए को, निंगायत समाज के लोगों को या फिर नॉन मुस्लिम को रूलिंग एमएलए से नहीं हटाया जा सकता, तो बीजापुर में एक मुसलमान होने की सजा रूलिंग एमएलए को आप हटा सकते हैं। हटाया आप लोगों ने साफ सुथरा, किसी भी गलती के बगैर। हालांकि पूरी बीजापुर की पब्लिक उनके फेवर में थी, उनके साथ थी, उनको बड़े ही शानदार वोटों के साथ जिता कर लाया था। खैर उनको आपने हटाया। नेक्स्ट कैंडिडेट आपने जिस शख्स को, हमीद मुशर्रफ साहब को दिया, क्या उनको चुनकर लाने में आपके कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद बीजापुर और बागलकोट के पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो है कांग्रेस एमएलए कितना सपोर्ट किए, कितना उनकी कैंपेनिंग में है, कितना अपनी तरफ से वोटिंग किए? बल्कि उल्टा उनको गिराने में अपना एक बहुत बड़ी साजिश रखी। क्या आपने उनके खिलाफ शोकास नोटिस दिया? क्या उनके खिलाफ आपने एक्शन लेने की कोशिश की? नहीं की। देखो ये डबल रोल जो है कांग्रेस का, पूरी कर्नाटक रियासत की अवाम ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जान चुका है। मैं एक बात दिली दरख्वास्त के साथ मेरे उलमा इकराम से कहना चाहता हूं कि कर्नाटक रियासत के अंदर 88 to 90% वोट मुसलमान कांग्रेस को देने का सबसे बड़ा कारण हमारे मुअज्जिज उलमा इकराम है। क्योंकि हम लोगों ने उलमा इकराम की बात को सुनकर, उनकी बात की इज्जत को रखते हुए कई जगह कैंडिडेट को पीछे हटाया, कई जगह कांग्रेस को, पूरे रियासत में कांग्रेस को सपोर्ट किया। आज उन्हीं उलमा इकराम को ये कांग्रेस के हाईकमांड बात करने के लिए तैयार नहीं। जैसा कि हमारे नाटेकर साहब ने बताया कि हमें एक टीम बनाकर उलमा इकराम को मिलकर जाकर कांग्रेस के सीएम सिद्धरामैया साहब या फिर डीके शिव कुमार साहब को मिलने की जरूरत नहीं है। ऐसी नाराजगी जताओ, ऐसा सैलाब कर्नाटका के अंदर पैदा करो कि ये डीसीएम और सीएम आपकी चौखट पर आकर खड़े हो जाए। ये पावर है आपके पास, ये कैपेसिटी है आपके पास। आपके एक फतवे से कर्नाटका की नहीं बल्कि मुल्क की सियासत पलट सकती है, इतना मैं जानता हूं इंशाल्लाह। और इससे बेहतर आप जानते हैं इंशाल्लाह। मैं चाहता हूं कि आपकी और इज्जत और मेरे कौम की इज्जत आपकी जानिब से, आपके हाथ में आप बरकरार रखिएगा। आप उनसे ना जाकर सवाल मत कीजिए कि मुसलमान लीडरों से क्या हो रहा है। ऐसी नाराजगी जमीनी सतह पर दिखाइए, ऐसा इनकलाब पैदा कीजिए कि ये नाराजगी के चलते ये कांग्रेस के लीडर्स आपके पैरों तले आकर बैठे। हम वो दिन देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस के लीडर आकर हमें पूछे, हम नहीं चाहते कि कांग्रेस के लीडर आकर हमारे सियासतदानों को पूछे, हम नहीं चाहते कि सियासतदानों को इज्जत दे। आज हमारे कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस पार्टी के अंदर सियासतदान एक रंडी बनकर नाच रहे हैं। इस कम्युनिटी की सियासतदान एक रंडी बनकर नाच रहे हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, हम इनकी इज्जत की परवाह नहीं कर रहे। हम इज्जत की परवाह कर रहे हैं तो कौम की और कौम के उलमा इकराम की। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा इनकलाब बर्पा कीजिए, ऐसे फतुहात आप जारी कीजिए। ये कांग्रेस को मुकम्मल तरीके से 2028 में मुकम्मल तरीके से बाइकआउट किया जाए। क्योंकि कहीं से भी अगर आप लीडरों को बेइज्जत कर रहे हैं, एक हद तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि अंदरूनी तौर पर कई काम आपके पर्सनल लीडर्स कर चुके होते हैं, उन्होंने बेइज्जती के हकदार भी होते हैं। शायद उन्होंने, जैसा कि आप रिजवान को देख रहे हैं इन दिनों दावणगेरे के अंदर जो रोल वो आदमी निभा रहा है, वो उस हकदार है। आगे चलकर आने वाले दिनों में जब तेरी लीडरशिप डेवलप होगी, तुझे किस कदर बेइज्जत करके नकारा जाएगा ये तू भी पिक्चर देख सकेगा। ये चीज तुम्हारे पूर्वजों में हो चुकी है, तुमने देखा होगा। हमें इनकी परवाह नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं उन कांग्रेस लीडरों से, अगर आपकी इज्जत नहीं है तो वहां पर आप मासूम अवाम को ले जाकर मत खड़िए। आप ये मासूम अवाम का जो है नजारा दिखाकर, आपके जुलूसों में, आपके रैलियों में पैसे दे देकर बुलाकर जुलूस इकट्ठा करके आप हुजूम को जो है
पार्टी को दिखाकर आप हमारी इज्जत की बेइज्जती मत कीजिए। मैं सिर्फ इज्जत की अगर दरख्वास्त करूंगा तो वो मेरे उलमाए कराम के सामने, क्योंकि असल गैरत क्या होती है, असल इज्जत क्या होती है और एक कौम का मियार क्या होता है, ये उलमाए कराम से बेहतर कोई नहीं जानता। मेरी एक दिली दरख्वास्त है कि आज कौम की इज्जत किसी के हाथ में है तो उलमाए कराम के हाथ में सख्त से सख्त फैसला लिया जाए। कांग्रेस हमारा मुकद्दर तय नहीं करता, ना कि बीजेपी करती, और कोई अल्टरनेट पार्टी अगर हमारा है तो उलमाए कराम जहां हाथ करेंगे हम लोग वहां चले जाएंगे। याद रखिए इस बात को। बीजेपी का जुल्म, बीजेपी का डर, मोदी का डर, अमित शाह का खौफ हमें मत दिखाइएगा। हम वो कौम है जो फिरौन और नमरूद से लड़ चुके हैं। आज भी हम जिंदा और फिरौन और नमरूद का कोई पता नहीं है। हम किसी से डरने वाले नहीं, हमें किसी का डर मत बताइए। हम अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। ये हमेशा से कांग्रेस के लीडर जो है मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर जो है यही गेम ये रिजवान अरशद भी खेल चुका है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है मुसलमानों की एक एमएलए को जिताने की। अरे बेशर्म शख्सियत, तुझे जिताने वाले लोग शिवाजी नगर के मुसलमान हैं। अगर गैरत जरी सी भी बाकी है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर किसी हिस्से में बढ़ता है तो वो वोट निकाल कर देख, तू जूती की कीमत का नहीं है उनकी। जिस लीडरों की तो आज चाटुगिरी कर रहा है मिनिस्टरशिप के लिए, उनकी जूती के पास भी तेरे बैठने की हैसियत अगर किसी ने बनाई है तो मुसलमान बनाए हैं। मैं ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। बहरहाल यहाँ पर आए हुए तमाम लीडर्स और आए हुए तमाम यहाँ पर हुफ्फाज़ इकराम, उलमा इकराम जो भी बोलिए। देखिए आज इलेक्शन चुनाव आज हम क्यों नहीं मौजूद है आपके दरमियान, जब मुसलमान को जब वहाँ पे बिना वजह सस्पेंड किया जाता है, आज उलमा कराम कहाँ है? मैं आपके जरिए अभी एक मैसेज, मैं आपके जरिए अभी एक बात रखा कि उलमा इकराम आप उनके पास मत जाइए, बल्कि उन्हें यहाँ पर आने पर मजबूर कीजिए। यही बात मेरे से पहले नाटेकर साहब ने रखी है। ये बोलने का मकसद क्या है बोलते, हमने एक आम मैसेज फैला हुआ था, आम मैसेज दिया हुआ था कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग मिलकर करेंगे बोलकर। कुछ हमें फोन कॉल्स आए और कुछ उलमा इकराम ने बताया कि 2 दिन में हम लोग सीएम और डीसीएम से मुलाकात करने वाले हैं बोलकर कुछ उलमा इकराम हमें बताया। मैं उनके फैसले की इज्जत करता हूं, मैं नहीं आने पर उन पर सवाल नहीं खड़ा करता। शायद हमारा बुलाना है इतना हमारा मियार ऊंचा ना होगा उलमा इकराम की नजर में कि हमारी बात को लब्बैक कह सके, हमें इससे एतराज भी नहीं है। हमें उनके बुलावे पर जाना है, हम ये जानते हैं। मैं उन पर सवाल उठाना गवारा नहीं समझता, बल्कि दिली दरख्वास्त करता हूं कि आप यहां पर नए आए हैं, हमें नाराजगी नहीं है, पर आप वहां पर मत जाइए, उन्हें यहां पर बुलाइए। सर क्यों एसडीपीआई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है क्या? एसडीपीआई पार्टी को संविधान में हक नहीं है क्या इलेक्शन कंटेस्ट करने का? क्या सिर्फ कांग्रेस को हक है कि वो आपका इलेक्शन कंटेस्ट करे और मुसलमान आपकी चाटुगिरी करे? ऐसा नहीं है। एसडीपीआई पार्टी मुसलमान ही नहीं बल्कि माइनॉरिटीज की इज्जत और गैरत को बरकरार रखते हुए इलेक्शन कंटेस्ट करना और इन्हें इज्जत की जिंदगियां बसर करने का सबक सिखाने का काम एसडीपीआई करती है। मैं जहां तक समझता हूँ सर, आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ मैं। एसडीपीआई अगर वहाँ कंसेंट नहीं करे बोले तो फिर एक बार मुसलमानों को बहुत बड़ा इल्जाम लगता था। एक तो भी अभी सादिक पहलवान जो है, अब सादिक पहलवान जाओ मीर सादिक बोलो कन्वर्ट हुए नो, अब उन्होंने नहीं ठहरते रहे बोले तो इतनी उम्मीद नहीं थी, हम ये भी नहीं कर सकते थे। मैं जहां तक समझ तो मैं भी एक पार्टी से हूँ, वो होता चाहिए एक्स्ट्रा था, मगर समाज अगर जात आती बोले तो मैं भी उसके साथ में रहने वाला। आज की पोजीशन के अंदर मैं एसडीपीआई को अप्रिशिएट करता हूँ, मुसलमान एक नाक बचा रहा हूँ। अगर उन्होंने भी निकाल ले जाए बोले तो हमें क्या भी काम करने थे, सब निकाल लेने वाले अल्लाह रौकत में हमारे को तर्क कहते होता था। आज मैं यहाँ बैठ को बीजापुर के प्रेस मीट में बैठ के एसडीपीआई को मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह तुम्हारी जीत होने वाली। एक बाद तो बहुत बड़ा एक यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो उसके अंदर जब एक मंत्री ने तो कई लोगों ने जो उसके अंदर बड़ी बड़ी बातें कही, हम रिजाइन देंगे वो देंगे, तो उसके बाद में कई एक भी उलमा जो उनकी तरफ से विरोध में बयान नहीं आया ताल्लुक को लेकर। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मीडिया वालों से, जो सवाल आप हमें कर रहे हैं ये सवाल एक्चुअल जिन लोगों ने कहा था कि अगर ये लीडर्स नहीं आएंगे तो हम रिजाइन देंगे बोलकर, उसके बाद कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनके हुए जो लोगों ने बोला था, क्या आपने कभी उनसे सवाल किया? आपका हक है सवाल करना, आप पूछिए, आप उनके घरों तक जाइए, उनके ऑफिस तक जाइए, माइक रखिए आप उनके जबानों के सामने, आप सवाल पूछिए कि आपने रिजाइन देने का वादा किया था, क्यों नहीं किया?
उलमा के दम पर हमने वोट डाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर अभी उलमा कहाँ है? नहीं, यहाँ ना रसूल का मामला जो आया देखो, तब उलमा बोल सकते थे बाइकआउट कर रहे हैं, हम नहीं डालेंगे, बात आई क्या? किस उलमा से हमें उम्मीद करना? जो उलमा कांग्रेस के गुलाम हैं, उन उलमाओं से हमें उम्मीद करना जो कांग्रेस गवर्नमेंट में जो है अपने आप को जो है बड़ा प्रमोट कर को गवर्नमेंट से फायदे उठा रहे हैं, उन उलमाओं से हमें ये करना। बीजापुर की सियासत में ये बड़ा मसला है कि बड़ी टोपी हार शॉल डालने को जो है हमें बड़े मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं। फिर मुसलमानों की जब हालत यहाँ रसूल का मामला होते या मुसलमानों के ऊपर जुल्म होने का मामला होते हमें खामोश रहते हैं और उनकी उफ कर को जबान जो है कांग्रेस के खिलाफ नहीं होती है और बसुंधरा के खिलाफ भी वो नाक तोड़ को बात करते हैं। तुम्हें जो है देखो कौम को इस्तेमाल करने का 2-3 मौके रहते हैं जब इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन सबसे पहला जो है उनके वास्ते एक चिराग घसने वाला ये है, चिराग घसने के साथ जिन बाहर आता तो मुसलमानों को बाहर निकालने के वास्ते इलेक्शन का ये है। उन कौम को जो है बराबर वक्त को इस्तेमाल करते हैं और इहानत रसूल के मामले में भी ऐसा हमें जो है एक कोशिश करे थे, पूरे मुसलमानों के जिम्मेदार हम बैठ कर बात करे थे, उसमें भी मैं अपनी राय रखा था। हमें जाना नहीं उनके पास, उनको बुलाना कर को। हमारे कुछ ढीले हैं जो हाथापात जोड़ को उनके पास गए, जो मिनिस्टर नहीं आए, जो लीडर नहीं आए, उनको उफ कर को नहीं बोले हमें राजीनामा दे दूंगा को तुम्हें चैलेंज करे थे तो। लेकिन रेजिग्नेशन तो बहुत दूर की बात है, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। कई कहते हैं उठा को तुम्हें पुलिस स्टेशन में डालते हैं, तुम्हें जेला में डालते हैं, ये डर है। तो तुम्हें अल्लाह को डरने वाले बनो, ये लीडर को डरने वाले नको बनो, ये मैं तुम्हें बार बार मैं बोलता हूँ और मैं ये अक्सर मैं बोलता हूँ। ये लड़ाई तुम्हारे वजूद की है, तुम्हारे इतिहास की है, तुम्हारी मौजूदगी की है। तुम्हें मौजूद नहीं कर को तुम्हें बताओ तब तुम ना उन्हें पकड़ते नहीं के तो तुम्हारे गले काटते हो। एक बात मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूं, बिना किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर के साथ होंगे, उलमा इकराम के साथ होंगे या फिर किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी समाज के मुखंड के साथ होंगे, किसी भी किस्म का डिस्कशन किए बगैर कांग्रेस हाईकमांड ने माइनॉरिटी सेल को डिसॉल्व किया, जिसमें माइनॉरिटी सेल के चलते कई मुसलमानों ने बेइंतहा मेहनत की थी। मैं आपको एक मिसाल बीजापुर की दिखाता हूं, आपके न्यूज चैनल के जरिए मैंने देखा था। यहाँ पर माइनॉरिटी सेल के बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब शकील बागमारे साहब ने बेइंतहा बीजापुर शहर में मेहनत की और साथ ही साथ कई नौजवानों को कांग्रेस पार्टी में जो है भर्ती करवाया और एक सर्टिफिकेट भी कांग्रेस का लेटर पैड, घर का नहीं दिया उन्होंने, कांग्रेस का लेटर पैड दिए और वो बच्चे जो जाकर नौजवान लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल है। आज वो कांग्रेस के लेटर पैड की भी ना वैल्यू रही, ना वो शख्स पूरा डिस्ट्रिक्ट भरकर फिरकर जो कांग्रेस के प्रचार किया, ना वो शख्स की वैल्यू रही, ना वो शख्स को चुनने वाले स्टेट लीडर्स की वैल्यू रही, ना उनके साथ जुड़कर खड़े होने वाले किसी मुसलमान कम्युनिटी के आदमी की वैल्यू रही। बस आप वो लेटर आप किसी काम के आएगा तो सुबह जो बच्चे महिला करते नहीं वो महिला पूछने के काम आएगा, उसके अलावा वो लेटर काम नहीं आने वाला। इतनी बेगैरत और बेइज्जती वाली काम तुम्हें मुसलमानों के साथ करे कांग्रेस पार्टी वाले। और वो कम्युनिटी जो के 88% पूरे ऑल ओवर कर्नाटका के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी, जो कि डीसीएम पूछने का हक रखती। पूरे कर्नाटका के अंदर हमारी मेजोरिटी, ऐसा नहीं है कि सेकेंड लार्जेस्ट है, आधे जेडीएस में बढ़ते हैं, आधे कांग्रेस में बढ़े हैं, आधे बीजेपी तरफ गए, ऐसा नहीं है। पूरी कंप्लीट सपोर्ट कांग्रेस को दिए बोले तो डीसीएम पूछने का अधिकार रखती। वैसी कम्युनिटी जब तुम एमएलए का टिकट पूछ रही तो तुम ना रास नहीं आ रहा, शर्म आना तुम। क्या किस वजह से उलमा नहीं पूछ सकते थे क्या? उलमा कांग्रेस को मतलब सर उलमा के ताल्लुक से जितना हम बता सकते थे आप लोगों के सामने वो सारी चीजें बताई। उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब रिक्वेस्ट आदि हमारी उनसे रही। सर आपके माध्यम से खाली या कि डिस्ट्रिक्ट के उलमाओं के असर हमें अपील नहीं कर रहे, पूरे स्टेट के उलमाओं को अपील कर रहे हैं कि तुम्हें सब दिन एक जगह हो तुम्हारा काम करो। जैसा हम लोग मुसलमानों को कांग्रेस को वोट डालो कर बोल लेते हैं, वैसा कांग्रेस वाले हमारे साथ दौर्जन्य कर रहे हैं, हमारे साथ ये कर रहे हैं। उसके बाद तुम पूछो कर बोलते हर एक लोग नहीं जुड़ा सकते यहाँ। इसका तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जिनके सैकड़ों खुदा है, जिनके सैकड़ों खुदा है वो सारे एक जगह खड़े, जिनके सैकड़ों खुदा है सारे एक जगह खड़े। एक खुदा को मानने वाले सारे बिखरे पड़े। हमारी हालत यह है। उसके वास्ते उलमाओं को मैं हाथ जोड़ को तुम लोग को अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साहब तुम्हें क्या करे थे, एक बार वो सच करो, भी एक बार फतवा जारी करो, कांग्रेस को नको वोट डालो, नहीं हम हमारे साथ ऐसा करेंगे, वो सच करो। एक है अगर ताकत रहे, अल्लाह को डरने वाली तुम्हें भी रहे तो गिरेबान पकड़ को बुलाओ, नहीं बोले तो बैठे जाइए बुलाओ उनको। क्या करे भैया, मैं तुम्हारा क्या बोले तो तुम्हें क्या करे कर बोलो।
सर एक बात बोलता हूँ सुनो, नहीं मुसलमान जो है नहीं, ऑप्शन क्या है सर? नहीं मुसलमान जो है नहीं, अपने जहन को ऐसा बना ली। सर एक मिनट सुनो, हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर दो, एक मिनट, हिंदुस्तान के अंदर 2000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक कम्युनिटी जब इरादा करी किसी पॉलिटिकल पार्टी को उभारने की, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को भी उभार सकती जिसका एक एमएलए भी नहीं है। अगर हमारी कम्युनिटी इरादा करी तो हमें राई को पहाड़ बना सकते हैं और पहाड़ को राई, ये कैपेसिटी हमारे अंदर है और समझने की सलाहियत, समझने की कोशिश करना जरूरी है। आज मुसलमान 18% है कर्नाटका में, कितने परसेंट है मुसलमान? 18% मुसलमान पास इतनी ताकत है कि वो 46 एमएलए बना सकते हैं। 46 ये डाटा बोलता है, 46 एमएलए बनाने की हमारे पास ताकत है, तो वो ताकत हम दिखा सकते हैं अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म से। ऐसा नहीं कि हमारे पास कांग्रेस ही चेक ऑप्शन है, उसे छोड़कर भी हमारे पास बहुत सारा ऐसा सोच कर रखे हैं कि कांग्रेस हम अल्टरनेट नहीं है हमारे पास कांग्रेस के अलावा। सर हमें वोट जब बाहर हैं देखो, उनको हमारे ऊपर मुनाफिक करने डालने लगे, हमें उनके ऊपर हमें पार्टनरशिप मांगने वास्ते वोट नहीं बांधने लगे। 50% हमना को ना भाई 2.5 करोड़ में मुसलमान आई कर्नाटक के अंदर, 46 एमएलए रहना हमारे, कितने 10 एमएलए पूरे नहीं आते, खाली दो साल का सर मंगित नहीं दे उन्होंने। वो शानमुख शंकरप्पा मरे जी तक एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, मरे के बाद भी 2 साल के लिए मंगे बोले कौन भी नहीं दे। आज हालत मुसलमानों की है। 12-14 सीट तुम्हें देते हैं, 4 तो तुम्हें खुद गिराते हैं उसमें। यूसुफ भाई का सवाल है, बोलो। ओपन सीक्रेट समझदार लोगों को सर देखो एक बात बोलता हूँ सुनो, नहीं तुम्हें सुनना चाहते नहीं, एक मिनट सुनो। देखो हमना क्या किसका डरने है, सुनना चाहते हैं तो बोलो। मैं एक तुम्हें मिसाल देता हूँ, समझदार को इशारा काफी है। तुम्हें सर्वे करो पूरे बीजापुर का, हाँ? हमारे पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज कौन सी कॉलोनी से आते हैं? बोलो तुम्हें कौन सी कॉलोनी से आते हैं? बीएम पाटिल नगर से आते हैं। वो एक वार्ड का जाकर सर्वे करो, कितने हजार वोटा वहां बीजेपी को और कितने हजार वोटा कांग्रेस को पड़े, और उसके बाद जाकर बीएलडी का तुम्हें सर्वे करो। 25,000 अबाव बीएलडी का खाली स्टाफ है। चलो थोड़े आउट ऑफ स्टेशन इधर उधर के रहेंगे, लेकिन 20,000 तो मिनिमम बीजापुर लोकल से हैं। वहां के कितने वोटा कांग्रेस को पड़े, तुम्हें ये करो। हर एक का नाम लेने की जरूरत नहीं, समझदार को इशारा। मुझे क्वेश्चन पूछे तो मैं हमीद मुशर्रफ उनको कॉन्स्पिरेसी किसकी फिक्र में बोला, लेकिन डॉक्टर मकबूल बागवान साहब का टिकट कौन काटे, वो भी किसकी कॉन्स्पिरेसी तुमने मालूम है नहीं है? पूरी बीजापुर की आवाम जानती, वो भी कौन करेगा निकाल। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बोला, समझदारों को इशारा काफी है कहते। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ सुनो, समझदारों को इशारा काफी है कहते। ना ಹೊಡೆದಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ने अतंग ಮಾಡ್ತಾನೆ कैसा हुआ है, ना ಹೊಡೆದಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ने अतंग ಮಾಡ್ತೀನಿ कहते। अभी वक्त समझदार की इशारा काफी है बोले तो कहते कांग्रेस के कहते 7 एमएलए कितने हैं यहाँ पे? एमपी कौन है? सर अभी तक एमपी कौन है? अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर जिक्र आया, एक उलमाओं का जिक्र आया, सेशन में आपने दिया। कांग्रेस के जिन लीडरों को निकाला गया, जिसके लिए आप इतनी सहमति या सहमति बता रहे हैं, वो कांग्रेस के लीडर अभी तक जो है अपना कोई काउंटर जो है नहीं रख पाए, जिनका आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्या सही है या गलत है? ये पहले आपके जहन से ये बात निकाल लो कि कांग्रेस के बारे में भी जो है कांग्रेस के लीडर की अवसर नहीं कर रहे, एक मुसलमान को निकाली करो बोल के मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस लीडर का बोल को नहीं बैठा। यूसुफ भाई भी एक बात पूछे, एसडीपीआई पार्टी अगर वहां रुकी डैमेज होता कर को, बाद में एसडीपीआई कांग्रेस को इफेक्ट हुआ तो तुम्हें की बोल रहे हैं कर को? आज जो प्रेस मीट कर रहे हैं इसमें एसडीपीआई वाले भी हैं, जेडीएस वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं। ये हमारा जो प्रेस मीट करने का इंटेंशन ये है, कांग्रेस पार्टी को डैमेज हो रहा, प्लस हो रहा, माइनस हो रहा नहीं है। कम्युनिटी को जो डैमेज हो रहा, कम्युनिटी को जो डैमेज हो रहा, वो कौन सी भी पार्टी रन दे, कम्युनिटी। अगर जब्बार अहमद मुस्लिम नहीं रहते तो ये प्रेस मीट करने का सवाल नहीं पैदा होता था। बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस के शिस्त पालन कर बोलते हैं, उसका विरोध करने के बावजूद उनके ऊपर एक्शन नहीं होता, सिर्फ मुसलमान के ऊपर एक्शन कई होता। और दूसरी बात क्या है, उलमा जब इलेक्शन के टाइम पर क्या करते हैं, मुसलमान कांग्रेस को सपोर्ट करो को घर घर फिर को आपको बोलता है कि मुसलमान कांग्रेस कुछ करना, कांग्रेस करना। जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा तो उलमा कई को नहीं बोल रहे, उसके बारे में हमें प्रेस मीट कर रहे। इसके प्रेस मीट के जानिब से उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उलमा से कि तुम्हें जब हम इलेक्शन टाइम में आप बोल रहे थे वोट कांग्रेस को डालो, जब जुल्म हो रहा तब क्यों नहीं कर रहे काम कर को, हमें पूछना क्या है। ये कौन से भी पार्टी के फेवर में नहीं, मैं स्टार्टिंग में बोला हूँ, ये कौन से भी पार्टी के फेवर में नहीं, पार्टी के अगेंस्ट नहीं, पर्सन के फेवर में नहीं, पर्सन के अगेंस्ट नहीं, जो कम्युनिटी के अगेंस्ट काम हो रहा है वो अगेंस्ट, उसके बारे में प्रेस मीट हुआ। और बदकिस्मती हमारी कौम की देखो, सुनो एक मिनट, बदकिस्मती हमारी कौम की देखो, जिन कांग्रेस लीडरों के जो है रिजाइन दिया जा रहा है या फिर उन्हें सस्पेंड किया जा रहा,
वो कांग्रेस लीडर पार्टी के अंदर होकर इकट्ठा होकर इसके खिलाफ आवाज उठाने के बजाय पीछे एक लीडरशिप अपनी जबान बाहर काटे बैठी हुई है कि कभी नहीं सरकता, ये पोस्ट मुझे मिलता बोल को। ये सारी चीजें हमारे अंदर ना इत्तेफाकी जो नजर आ रही है, इसकी वजह से आज हमारे कर्नाटक के अंदर मुसलमानों की हालत। सर, सिर्फ प्रेस मीटिंग रहेगी क्या? इसके बाद में आंदोलन भी करेंगे आप? इंशाल्लाह इससे शुरू करें, इंशाल्लाह, आने वाले बड़े दिनों पैमाने में पर प्रोटेस्ट भी कर दें। इंशाल्लाह। और बार बार तुम्हें पूछ रहे थे उलमा के बारे में, मैं उलमाओं को नसीहत भी करना चाहता हूँ। और आज तुम्हें जिस तरीके से इलेक्शन आने वाले इलेक्शन आते रहते हैं, पिछले इलेक्शन में तुम्हें कर खामोशी, इसके बाद भी तुम्हारे खिलाफ भी जो है प्रोटेस्ट करते हैं। उलमाओं के नाम भी सरेआम कर तुम्हें उलमाओं को आपको नसीहत देनी है? नहीं, नसीहत नहीं, उनको आगाह कर रहा हूं मैं। तुम्हें उनकी गुलामी में जो है कौम को बर्बाद कर रही है, नको करो। कौम की ऐसा ही है। तो जब भी मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा, एक सियासत पार्टी थी बीजेपी, वो आने के बाद में मुसलमान को इतना दबाया, हलाल खाते हम, वो झटका कट बोलते हैं, ये खा सकता मुसलमान। इसके लिए आवाज उठाने के लिए हमारे उलमा इकराम दम से बोले कि हर जगह मस्जिद में, हर जगह मुसलमान क्या है, कांग्रेस डालो। कल चल को हमारे मुसलमान की एक हिजाब पहनने का एक रुश्वा आएगा। कल चल को मुसलमान 4 रिजर्वेशन, ये बीजेपी आई जब बोलते अमित शाह एक 4% ये हमें रिजर्वेशन के रखे हैं, अब निकाल कर हम इसको निकाल कर वक्ल क्या को 2% दिया जाएगा और इसको निकाल कर मैं दूसरों को दिया जाएगा। जिसकी हुकूमत है वो किसको भी दे जाएगा, हमारा हक नहीं है। हम सियासत में हम ये इस देश में नहीं रहते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कर्नाटक के मुसलमान अलग पार्टी बना सकते क्या? इसलिए बोल रहे हैं जब तक हमारे उलमा इकराम एक तरफ किसी कैसा बोलते हैं, इसलिए गए बार गुज़िश्ता में हमारे उलमा इकराम बोले कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ देंगे, हमारे रहमाना करेंगे, बोलने के साथ में हमारे पूरे कौम क्या है, हमें कांग्रेस को वोट दिया है। अब वो उसको समझना आना क्या हमारे हक, इनके ऊपर हमारा हक है भाई, हमको देना पड़ेगा। जी, मेरा सवाल क्या है, बोलो। ऐसा ही कांग्रेस पार्टी धोखा देते रहे तो तुम्हें कर्नाटक के पिछले इलेक्शन से इस इलेक्शन में नहीं, यूसुफ भाई सवाल के अंदर ही जवाब है। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस छोड़ को दूसरे पार्टियां नहीं थे, अब बहुत सारे पार्टियां आई कि हमें मुसलमान जो है कांग्रेस का ठेका नहीं ली। दूसरे पार्टियां बहुत हैं, इंशाल्लाह उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों की ताकत दिखाते हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे पार्टियां हैं। नहीं ये जो है इंफरादी मेरे किसी को पूछो, ये कौन जो है डिसाइड करने देंगे, नहीं कौम को डिसाइड करनी देंगे, कौम के लीडर को डिसाइड करनी देंगे, वो लोग डिसाइड करते हैं। कांग्रेस को जब तक नहीं छोड़ते मुसलमानों का भला नहीं होता। ये दोबारा हमारे उलमा किसको वोट दो बोलेंगे उनको और भी देंगे, हमें उलमा की बात मानेंगे, मरते दम तक मानेंगे। हम हमारी बात नहीं मान रहे तो मनवाते हैं, भी मनवाएंगे ना, उसके बाद में हमें मनवा दें। यही मैं इस बात को जो है तुमने एक हदीस और एक वाकया हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बताना चाहता हूँ और उन उलमाओं को बताना चाहता हूँ जो बड़े जो है सिर्फ फतवे देने का काम करते हैं। हजरत उमर जो है अपने दौरे खिलाफत में एक फतवा जारी करते रहते हैं। एक जो है महर की रकम तय करने का एक फैसला करते हैं। मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर बोलते रहते हैं, एक औरत उठ को पूछती, अरे उमर जब नबी हमारे ऊपर कहने लगे तो तुम ही कौन होते? तो हजरत उमर जो है वह रुजू करते हैं। तो उलमाओं को भी आज यहाँ से रुजू करने की जरूरत है। अगर तुम्हें ये गुलामी, ये जो है पट्टा बंदी का अगर तुम्हें कौम को काम कर रहे हैं तो हजरत उमर से बड़े तुम्हें नहीं है। तुम ना वो मस्जिद के मेंबर को रोकने की हिम्मत इंशाल्लाह मुझे अल्लाह दिया तो मैं तुम ना रोक दूं। और ज्यादा खबरों से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।